Good morning, friends, and welcome once again to Trans India Real People, Real Emotions. It has always been our endeavor to connect you with real people, people who make a difference to the logistics and the road transport industry. At the same time, we connect you with people who are emotionally connected and dedicated to this trade. जैसा कि हम सब जानते हैं कि रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ट्रेडिशनली एक मेल डोमिनेटेड सेगमेंट रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने कई ऐसे लेडी ट्रांसपोर्टर्स देखे हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाया है. दे आर होल्डिंग की पोजीशंस इन वेरियस ट्रांसपोर्ट कंपनीज, फिर चाहे वो फैमिली मैनेज्ड बिजनेस हो या वो किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो. आज के एपिसोड में हम एक ऐसे लेडी ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे हु कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द एक्सीडेंटल ट्रांसपोर्टर. ये इंडस्ट्री उनके करियर प्लान में कभी भी नहीं थी, लेकिन आप इसे संजोग कहे, किस्मत कहे या इनके स्किल्स जिन्होंने इसे नॉर्दर्न कार्गो सर्विस में एक की पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया. नॉर्दर्न कार्गो सर्विस इज पार्ट ऑफ द JIS ग्रुप दैट रन्स मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. आज हम बात करेंगे हरिंदर पाल कौर से, जो ओरिजिनली पंजाब से है, लेकिन उन्होंने JIS ग्रुप को कलकत्ता में ज्वाइन किया और कई सालों तक JIS ग्रुप के कॉलेजेस में अलग अलग पोजीशंस पर जॉब किया. लेकिन इस दौरान उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो थी पीपल मैनेजमेंट. जाहिर सी बात है कि JIS ग्रुप इनके इस रवैये से, इनके इस एटीट्यूड से बहुत ज्यादा खुश भी था और इम्प्रेस्ड भी था, और साथ ही साथ दे डिसाइडेड टू डू एन एक्सपेरिमेंट of putting Harinder Pal Kaur in the road transport industry and gave her the responsibility of handling people in the transport division of the group. दोस्तों, हरिंदर पाल कौर, जिसे हरजी के नाम से भी बुलाया जाता है, वो 4 साल से नॉर्दर्न कार्गो सर्विस में काम कर रही हैं और इन 4 सालों में उन्होंने एक बहुत ही खास रिलेशनशिप बनाया है अपने कोवर्कर्स के साथ, जिसमें ट्रक ड्राइवर्स भी इंक्लूडेड हैं. आज हम बात करेंगे हरजी के साथ और जानेंगे उनके 4 साल की जर्नी रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में. वी विल बी कन्वर्सिंग विथ हरिंदर पाल कौर in our very exclusive interaction coming up after this very short break. You are watching Trans India, Real People, Real Emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस. सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है. एक्शन. महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है. एंड एक्शन. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे. चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों. तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो. महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस. महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज. Welcome back, friends. You are watching Trans India, Real People, Real Emotions. We are in conversation with Harinder Pal Kaur, who has been working with Northern Cargo Service. हरिंदर जी और हरजी, इफ आई में कॉल यू, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ज्वाइन करने के पहले या नॉर्दर्न कार्गो सर्विस ज्वाइन करने के पहले आपका जॉब प्रोफाइल क्या था? ओके, ट्रांसपोर्ट से पहले मैं JIS में एज अ असिस्टेंट लाइब्रेरियन ज्वाइन किया था. और लाइब्रेरी में मतलब मैं थोड़ा एक्टिव काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो मैं लाइब्रेरी में चुपचाप बैठ के स्टूडेंट को बुक इशू नहीं करती थी. जब भी स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में आते थे, मेरा काम क्या था, मैं आई एम थोड़ा टॉकेटिव, तो मैं स्टूडेंट्स के पास जाना, उनके इंटरेस्ट पूछती थी, उनका स्ट्रीम क्या है, उनको आगे फ्यूचर में उनका गोल क्या है, तो उसके हिसाब से जो कॉलेज में रिसर्च पेपर्स या जर्नल्स, कुछ भी मैगजीन आते थे, मैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए थोड़ा प्रमोट करती थी. तो इससे क्या हुआ, स्टूडेंट थोड़ा, जो आजकल बच्चे गूगल पे सर्च कर लेते हैं, लाइब्रेरी में आना नहीं चाहते, तो सडनली जो लाइब्रेरी थोड़े खाली रहते थे वो भरने लगे. तो जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनको लगा कि मैडम का मतलब स्टूडेंट बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो उन्होंने ये मतलब हायर अथॉरिटीज़ तक दिया कि यहाँ पे एक मैडम है, मतलब मुझे यहाँ से
मतलब एक होता ना कि एक स्टूडेंट का बॉन्डिंग की वजह से, जहाँ स्टूडेंट डीलिंग बहुत अच्छी थी और स्टूडेंट मेरी बात सुनते भी बहुत थे, तो डेफिनेटली JIS का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है। मतलब बच्चों को ट्रेनिंग, प्लेसमेंट सब बहुत ही अच्छा है इनका। तो जो हायर अथॉरिटी है उनको लगा कि अगर मैडम का स्टूडेंट बॉन्ड बहुत अच्छा है तो एक मतलब एजुकेशन तो वो दे रहे हैं, तो JIS में वेस्ट बंगाल के बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, बिहार, उड़ीसा, अदर स्टेट से, इवन नेपाल, भूटान से भी बच्चे आते हैं। तो नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, अदर कंट्रीज से भी आते हैं। तो उनको लगा कि एजुकेशन तो हम देते हैं बच्चों को, अब मेन प्रॉब्लम जो हॉस्टल स्टूडेंट है दैट इज़ फूड। तो मुझे थोड़ा उनको लगा कि मैं स्टूडेंट डीलिंग अच्छी करती हूँ, उनकी प्रॉब्लम समझती हूँ, तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन से मुझे फूड डिपार्टमेंट में भेजा। तो मेरे पास JIS के 11 कॉलेजेस थे, मोर देन 8000 स्टूडेंट हॉस्टल के। तो 8000 स्टूडेंट का ब्रेकफास्ट टू डिनर मैंने 4 साल किया है। और JIS में मतलब एक्टिविटीज़ बहुत होती हैं, एजुकेशनल फेयर से लेके, एजुकेशनल इवेंट से लेके, स्टूडेंट ट्रेनिंग से लेके, ये कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी होती थी। AICT के डायरेक्टर से लेके मिनिस्ट्री लेवल तक सारे डेलीगेट्स आते थे। तो मेरा काम ये भी था कि उनका फूड का ध्यान रखना भी। तो JIS के इवेंट्स भी मैंने बहुत किए हैं। तो ये एक मतलब होता है ना कि पब्लिक डीलिंग मेरा अच्छा था। Harji, from education department to handling food department for the JIS group और अब transport industry जो एक relatively less popular stream है, especially औरतों के लिए जैसे आप जानते हैं, ये transition कैसे हुआ? तो लॉजिस्टिक हैपन्स ड्यू टू मेरा पब्लिक डीलिंग। अच्छा। तो जब मुझे ये ऑफ़र आया तो डेफिनेटली मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए मैं सिर्फ इतना ही जानती थी कि ट्रक हैं, ड्राइवर हैं, गाड़ी इधर से लोड होगी, कहीं से तो लोड होगी, कहीं तो जाएगी, इतना ही पता था। तो फिर मैंने सोचा कि ट्रांसपोर्ट में क्या हो सकता है। मेरे पास फूड डिपार्टमेंट में मोर देन 100 स्टाफ था। हाँ मतलब शेफ़ नहीं थे, नॉर्मल मतलब ग्राउंड लेवल के ही लोग थे, जो जिसमें लड़कियाँ लड़के मिक्स थे। मतलब फीमेल भी थे जो सब्जियाँ काटती थी, लड़के थे जो कुकिंग करते थे, क्योंकि ह्यूज खाना बनता था। तो मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पे मतलब ग्राउंड लेवल पे डील कर रही हूँ तो ड्राइवर्स वहाँ होंगे सेम ग्राउंड लेवल। यहाँ पे मेरे पास मिड मैनेजमेंट के लोग हैं जो मेरी टीम थी, जो मेरे साथ हेल्प करती थी, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी ऑफिस स्टाफ होगा। तो मैं रिलेट करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे अगर बाहर से AICT के डायरेक्टर आ रहे हैं, मिनिस्ट्री लेवल के लोग आ रहे हैं, मैं उनके साथ अगर डील कर सकती हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पे क्लाइंट्स होंगे, तो क्लाइंट्स के साथ डील कर सकती हूँ। इतना सोच के मैं लॉजिस्टिक में आई, ट्रांसपोर्ट में आई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। Harji, what was your first impression about the road transport industry? फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे लगा कि ठीक है, क्वाइट डिफरेंट। वहाँ पे फूड डिपार्टमेंट में आप लड़का लड़की दोनों से, मेल फीमेल दोनों से डील कर रहे हो। यहाँ पे आपको सिर्फ मेल से डील करना है। यहाँ पे सिर्फ लड़के हैं, ड्राइवर्स भी डेफिनेटली लड़के ही हैं, ऑफिस स्टाफ में हमारे सब लड़के ही हैं, गैराज में मैकेनिक्स है सब लड़के हैं। यहाँ पे मुझे एक ही डिफरेंस लगा, लड़कियाँ नहीं हैं। ये वाकई में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट शिफ्ट है, खास करके इन सारे मर्दों के बीच में आप एक सोल लेडी रही हैं। लेकिन क्या आपने काम करने के वातावरण में या काम करने के तौर तरीकों में कुछ डिफरेंस नोटिस किया आपके आने के बाद, और स्टाफ का एटीट्यूड आपके तरफ कैसा रहा? पहले उन लोग के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, बाद में उनको अच्छा ही लगा। उन्होंने मतलब बड़े अच्छे से वेलकम किया, अच्छे से। जो मुझे जो ट्रांसपोर्ट का मतलब भी नहीं पता था, धीरे धीरे वो लोग ही मेरे टीचर थे, सिखाने वाले ड्राइवर, ऑफिस स्टाफ, सीनियर जूनियर, इन्हीं से सीखा, इन्हीं पे अप्लाई किया। लेकिन कुछ खास डिफरेंस तो नहीं लगा। मतलब मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका थोड़ा अलग है। हम लोग लड़कियां हैं, डेफिनेटली कमाई कितनी भी घर में कम हो, हम कम खर्चे में भी अच्छे से घर चलाते हैं। तो मैंने आके डायरेक्टली ऑपरेशन में नहीं गई मैं, पहले मैंने अच्छे से चेक किया कि हमारा लीकेज कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है। लड़की हूँ तो लड़की जैसा सोचा, पहले मैंने मेंटेनेंस की तरफ गई कि मेंटेनेंस में कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनका मेंटेनेंस बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है, कौन सा खर्चा है जो मैं अभी रोक के बाद में करूँ तो बेटर है,
कौन सा है जो मुझे अभी इमीडिएटली करना चाहिए, बाद में करूँगी तो डबल खर्चा हो जाएगा। तो ये पहले इनिशियली मैंने मेंटेनेंस में गई। हरजी, व्हाट अबाउट डीलिंग विद ड्राइवर्स, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? ड्राइवर्स आर लाइक माई किड्स। अच्छा। कि घर में बच्चे हैं, हम लोग भी घर में मतलब 6 लड़के थे हमारे घर में, 6 लड़कियाँ, कजिन्स, जॉइंट फैमिली से हूँ। तो 12 बच्चों को कब भूख लगती है घर में, कौन सा क्या खाता है, कौन क्या नहीं खाता है, वो जो मम्मी लोग ध्यान रखते थे, तो मैं भी अपने ड्राइवर्स को वैसे ही डील करना शुरू किया। वो उम्र में बड़े हैं, वो उम्र में छोटे हैं। मेरा ड्राइवर कब कौन क्या करता है, क्या एक्शन आता है, क्या रिएक्शन आता है, कब कौन चोरी कर रहा है, उसको कैसे सबके सामने ह्यूमिलेट नहीं करके अलग से समझा देना है, तो वो वाला मेरे ट्रीटमेंट रखा उनके साथ। तो ड्राइवर्स को बड़े हैं भले छोटे हैं, तो मैं उनका वो सॉफ्ट कॉर्नर के थ्रू उनके पास गई, एक मदरली अप्रोच किया, ना कि मैं एक लड़की हो के लड़के के जैसे एक्टिंग, कि मैं लड़का बन के उनके सामने जाऊंगी तो मुझसे बात ही नहीं करेंगे। तो मेरा अप्रोच ये था। और हरजी, आप स्टाफ के साथ डील कर रही हैं, आप ड्राइवर्स के साथ डील कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको रिपोर्ट करना पड़ता है टॉप बॉसेस को। उनसे डील करने की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही है? हायर अथॉरिटी, मैंने हमेशा यही सोचा कि दे आर लाइक सास ससुर। कि आप कुछ भी करो, आपको उनको खुश रख के चलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली कि मैं यहाँ पे ड्राइवर डीलिंग करते करते मतलब ग्राउंड लेवल टू टॉप मैनेजमेंट के ग्राउंड लेवल को खुश रख के डेफिनेटली हायर अथॉरिटी आपके मार्जिन से देखेगी। तो ग्राउंड से लेके हायर तक मैंने ऐसे डील किया। मैं 3 फंडा ही था, खर्चा बचाना, ड्राइवर मेरे बच्चे हैं और मैनेजमेंट सास ससुर। हरजी, जाहिर सी बात है कि मैनेजमेंट ने आप में ज़रूर कोई पोटेंशियल देखा होगा, तभी आपको एक अननोन टेरिटरी में उन्होंने डाला। सो डेफिनेटली आप पर भरोसा, आप पर कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन शुरू के लर्निंग पीरियड में उनका सपोर्ट कैसा रहा? टॉप मैनेजमेंट एक्चुअली में जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ JIS ग्रुप में, यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एकदम भी नहीं है। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता तो मैं ट्रांसपोर्ट में नहीं होती। और इनिशियली स्टेज पे ये लोग प्रमोट कर रहे थे कि आप सीखो, आप जाओ, आप रोड पे देखो, टीम को दे के भेजना, रोड सर्वे कराना, कहाँ पे क्या इश्यूज हो रहे हैं, क्या रास्ते हैं, कहाँ पे टोल आते हैं, कहाँ पे RTOs हैं। तो ये उनका टॉप मैनेजमेंट में मुझे सिखाने में सारा पूरा हेल्प रहा है। और आपको कोई भी इश्यूज आते हैं, अगर कोई भी किसी भी तरीके के, आप टॉप मैनेजमेंट को विदाउट कोई मतलब आप जूनियर सीनियर, आप टॉप मैनेज से डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट को डायरेक्टली आप अप्रोच कर सकते हो, बात कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करते हैं। और मैंने JIS में एक चीज़ देखा है कि आप देखेंगे JIS के जितने भी कॉलेजेस हैं, इवन तो JIS का जो हेड ऑफिस है, आप देखेंगे टॉप मैनेजमेंट में सब लड़कियां हैं। आप कॉलेजेस में भी देखोगे, कॉलेज में अगर प्रिंसिपल लड़की नहीं है तो डायरेक्टर लड़की होगी, अगर डायरेक्टर नहीं है तो देखना डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेटिव लड़की होगी। तो यहाँ पे मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, उसके बेसिस पे आपकी प्रमोशंस होती है, रेदर देन लड़का हो लड़की हो। तो ये एक JIS का अलग सा एक तो मैनेजमेंट का तरीका है जो लड़कियों को बहुत प्रमोट करते हैं। शुरुआत रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अगर कहा जाए तो फ्रॉम ज़ीरो हुई है। यू स्टार्टेड लर्निंग राइट फ्रॉम ग्राउंड्स अप जिसे कहते हैं। आप साथ ही साथ हाईवेज़ पर रूट सर्विस के लिए भी गई हैं, जहां आपने इंडस्ट्री के फाइनर पॉइंट्स और हाईवे प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी स्टडी किया। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या सीखा आपने इन ट्रिप्स के दौरान? पहली बात तो जब हम लोग मतलब गाड़ी में जाने के लिए सोचे तो हमारे मैनेजमेंट ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप छोटी गाड़ी में बैठना, बड़ी गाड़ियों के बीच में चलना, ये रेस्ट्रिक्शंस दे के भेजा था कि ट्रक में मत चढ़ जाना। तो मैंने ओके बोला, लेकिन ट्रक में बैठी। तो मेरी जो छोटी गाड़ी थी वो खाली जा रही थी, मैं ट्रक में जा रही थी। देखा पहले तो वही एक स्टेट से निकली है, एक स्टेट में एंटर करी है, डेफिनेटली वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं वो लोग पेपर चेक के लिए। एक स्टेट में तो पेपर चेकिंग हुआ ही है, फिर अलग से एंट्री दो। मुझे जो लगता है इंडिया में तो रहते हैं, वो पेपर चेक करो, फिर अलग नया एंट्री दो एक स्टेट में जाने के लिए, तो कितना टाइम वेस्ट होता है, कितनी लंबी लंबी लाइंस लगे हुए हैं। फिर उसके बाद
थोड़ा आगे गए हैं, रास्ते में कोई भी पुलिस डंडा दिखा के आपको रोकता है, ड्राइवर भी समझ जाता है, बिना गाड़ी रोके गाड़ी को स्लो करते हैं, कुछ पकड़ाता है, मुझे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी आगे निकलती है। ये जो डंडा टैक्स, ये रोड टैक्स, ये काफ़ी एक प्रॉब्लमेटिक था। और जब हम लोग रास्ते में रुके लंच के टाइम पे, तो जब हम लोग गाड़ी से उतरे तो पहले तो वहाँ पे ड्राइवर्स का ही एरिया था, बस बाकी कंपनीज के ड्राइवर्स भी बैठे हुए थे। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी तो मतलब ड्राइवर वो होता ना कि अचंभित, शॉक नहीं लगा उनको, मतलब वो बहुत खुश हुए कि ओके, मतलब हमारी इंडस्ट्री में अगर लड़कियां आ रही हैं तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी समझेंगी। तो बाकी कंपनीज के ड्राइवर्स भी आके मेरे पास हम लोग को अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, तो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे थे कि देखिए मैडम, यहाँ पे देखिए टॉयलेट नहीं है, पार्किंग की जगह नहीं है, इवन दो रास्ते में कोई पेड़ नहीं है। तो वो जो एनवायरमेंटल वाला जो हम लोग सोचते हैं कि पेड़ कट रहे हैं, मुझे पता नहीं है बाकी आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन आज की डेट में सबसे ज़्यादा सफ़र ड्राइवर ही कर रहे हैं। रास्तों में पेड़ नहीं है, वो गाड़ी साइड में लगा के धूप में ही सो रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक, हम लोग पेड़ लगा लें, अगर ट्रांसपोर्टर से इनिशिएटिव लें कि थोड़े पेड़ लगाते हैं, हमारी गाड़ी ये शेडो में खड़ी होंगी तो दोनों तरफ का भला हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी जो मुझे लगा कि खाने की जगह नहीं है, नहाने की जगह नहीं है, अगर हैं खाने की जगह तो बड़े गंदी सी जगह पे हैं, जहाँ फिर उनको बेचारों को खुद ही रास्तों में रुक रुक के खाना बनाना, गाड़ी टाइम पे पहुँचाना, ये सब प्रेशर रहता है। तो मुझे लगा कि ड्राइवर्स के नहाने की, खाने की कुछ तो रास्तों में कुछ तो जगह होनी चाहिए जो जहाँ पे वो भी सेफ फील करें, क्योंकि गाड़ियों में डीजल रहता है, मटेरियल रहता है, गाड़ी खुद एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, राइट। तो वो ना ठीक से सो पाते हैं, ना ठीक से रह पाते हैं। तो मुझे वो सब प्रॉब्लम्स लगे ड्राइवर्स को लेके। लेकिन हरजी, क्या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिख रहा है पिछले कुछ सालों में? रोड कंडीशंस में मैं बोलूँगी कि डेफिनेटली बहुत सुधार हुआ है। मतलब साउथ के रोड्स तो डेफिनेटली मैं तमिलनाडु के लिए बोलूँगी, बेंगलोर से मैसूर हाईवे तक मैं देख के आई हूँ। अब देखोगे कि आप वहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो, इतने स्मूथ, इतने प्लेन, वो 6 लेन्स, ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है। डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस तो आए हैं, बहुत चेंजेस आए हैं। उसकी वजह से वो गाड़ियों में बार बार पंक्चर होना, वो खड्डे हैं तो वो जो पहले में ड्राइवर्स बोलते थे मैडम खड्डा था, देखा नहीं, पत्ती टूट गई है, तो वो अभी केसेस थोड़े कम हो गए, थोड़े नहीं मैं बोलूँगी 80 to 90% कम ही हुए हैं अभी, कि रास्तों में भी खड्डे नहीं हैं। इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, आपकी गाड़ियाँ टाइम पे पहुँच रही हैं, डेफिनेटली आपको ऑपरेशन में हेल्प मिलता है इससे। We will be conversing with Harinder Pal Kaur coming up after this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका ब्लेजो एक्स सबसे ज्यादा माइलेज देता है, वरना कर दीजिए ट्रक वापस। सॉरी अजय, महिंद्रा फ्यूरियो है। एक्शन। महिंद्रा गारंटी देते हैं कि उनका फ्यूरियो सबसे ज्यादा माइलेज देता है, नहीं तो एक्चुअली जयो, महिंद्रा जयो है, थोड़ा चेंज है। एंड एक्शन। महिंद्रा ये गारंटी देते हैं कि उनका जियो सबसे। चल क्या रहा है यहाँ पे? मैम, ये चारों ट्रक ज्यादा माइलेज देते हैं, चारों। तो ऐसा बोलो ना, ब्लेजो एक्स, फ्यूरियो, फ्यूरियो 7 और जयो। महिंद्रा के ये सभी ट्रक्स देते हैं सबसे ज्यादा माइलेज की गारंटी, नहीं तो कर दीजिए इन्हें वापस। महिंद्रा, देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली ट्रक रेंज। Welcome back, friends. You are watching Trans India, real people, real emotions. We are in conversation with Harinder Pal Kaur, who has been working with Northern Cargo Service. हरजी, रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री शुरू से एक बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड रही है, जिसमें कई मुश्किलें रोज़ आती रहती हैं। इट्स नॉट दैट कि वंस इन अ वाइल कोई प्रॉब्लम आ गई, रोज़ कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है। आप इंडस्ट्री में ऐसे कौन से चेंजेस देखना चाहेंगे जिससे काम इजी हो जाए, आपके ऑपरेशंस और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए? ऐसा क्या हो सकता है? मुझे लगता है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल ला रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स ला रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है
कि नई गाड़ियां आ रही हैं, हम भी लेते हैं, लेकिन ड्राइवर को ट्रेनिंग नहीं है। जिन्होंने गाड़ी चलानी है, मुझे लगता है कि जो पहला काम है कि गाड़ी लॉन्च होने से पहले वो काफ़ी ड्राइवर्स के ऊपर टेस्ट हो जाना चाहिए, काफ़ी ड्राइवर को ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए, ताकि जो चलाने वाले हैं उनको गाड़ी की नॉलेज हो और वो भी हैप्पीली एक्सेप्ट करें कि वो गाड़ी नया आने वाला है, हम ये चलाने वाले हैं। हम गाड़ी लेते हैं, हम ड्राइवर को समझाते हैं गाड़ी ये अच्छी है, ये गाड़ी ये है, ये गाड़ी वो है। तो हम लोग एक कमरे में बैठ के समझाते हैं उनको रोड पे चलाना है, तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं है गाड़ियाँ चलाने के लिए। एक तो ये मैं बोलना चाहूँगी। दूसरा, डेफिनेटली पेपर वर्क, रास्तों में ड्राइवरों को बार बार 100-200 किलोमीटर के बाद जो रोक के गाड़ियों के पेपर चेक किए जाते हैं, ये भी एक थोड़ा बंद होना चाहिए। और डेफिनेटली जो डंडे टैक्स हैं, तो वो किसी जगह में मेंशन नहीं है। सब जगह आप बोलते हो पेपरलेस, ई बिल्स, फास्ट टैग, विदाउट टोल, आपकी जीपीएस से ट्रैक काट करके टोल फ्री रोड्स सब हैं, लेकिन डंडा फ्री रोड्स कोई भी नहीं बोल रहा है। डंडा टैक्स नहीं है, ये इसके बारे में कोई बोलना ही नहीं चाहता है, राइट। और जो फिर एक मैं यहाँ पे भी मतलब मैं अगर ये पॉइंट उठाऊंगी तो बाकी लोग भी पॉइंट उठाने आएंगे, लेकिन जो मैंने फेस किया है, किसी की भी गलती हो, एक्सीडेंट, रास्तों में गाड़ी चल रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, डेफिनेटली सब जगह ट्रांसपोर्टर का भी डैमेज हो रहा है, सबका ही डैमेज होता है, लेकिन गाड़ी गलती किसी की भी है, बिना लोग सोचे समझे पहले ट्रक ड्राइवर को पीटना शुरू कर देते हैं। वो लोग इतने मजबूर हो जाते हैं, मैंने खुद से अपने ड्राइवर्स के देखे, इतनी चोटें, इतने काटा, इतने थप्पड़, इतना मारना, देख के मेरे को आंखों में आंसू आते हैं कि क्यों, वो जानवर नहीं है। आप देखो पहले गलती किसका है, किसी और का, कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है, आप गाड़ी ट्रक में मारे हो, आप ड्राइवर को पीट रहे हो, और फिर ट्रांसपोर्टर के ऊपर केस चल रहा है, आप लोड गाड़ी जब्त कर ले रहे हो, फिर गाड़ी छोड़ नहीं रहे हो, ड्राइवर के ऊपर केस चला रहा है, वो मजबूर कहाँ से केस करेगा। तो ये जो कि कोई भी एक्सीडेंट होगा ड्राइवर का ही गलती है, ये मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ को बड़ी गाड़ी की गलती ना मान के दोनों तरफ थोड़ा ठीक होना चाहिए, ये एक मुझे थोड़ा लगता है कि। और जहाँ फिर मेनली कि आप गाड़ियाँ तो बड़ी ला रहे हो, हाइट भी बड़ी ला रहे हो, हमारे पास गाड़ियाँ डेफिनेटली हाई क्यू गाड़ियाँ हैं, तो जब वो सड़क पे चलते हैं तो वायर्स नीचे लटके रहते हैं, कोई वायर टूट गई है तब भी लोग पीटते हैं कि वायर टूटी है, तो वो तो ड्राइवर की गलती नहीं है ना। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग जो नीचे की तरफ देख रहे हैं, मुझे लग रहा है ऊपर भी देखना पड़ेगा, राइट। तो दोनों तरफ आप नीचे भी देखो, ऊपर भी देखो, जो वायरिंग है आपकी, जब आप देखो कि कुछ और प्रॉब्लम है, जो फिर एक मैंने तो जो लॉजिस्टिक के लिए जो है कि इतनी गाड़ी का हाइट नॉर्म्स हैं आपके, डेफिनेटली हम नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही गाड़ियों का हाइट, लेंथ, विड्थ रखते हैं, लेकिन आप देखेंगे हमारी गाड़ियाँ की जगह पे जाके बोला जाता है कि ये रास्ता है, यहीं से जाओ, आप देखोगे गाड़ी फंस जाती है, ट्रैफिक जैम होता है, ड्राइवर को पीटा जाता है, तो ये कुछ इश्यूज तो हैं। हरजी, आई हैव हर्ड फ्रॉम सोर्सेज कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं और हाल ही में उन्होंने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की अनाउंसमेंट की है। क्या आपको लगता है इस नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से इंडस्ट्री में कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मोदी जी भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं जब उनका भाषण सुनती हूँ, वो ताली बजाना, थाली बजाना किया था आपने इसे? डेफिनेटली मैं इंस्पायर होकर बहुत कुछ किया। जब वो भाषण देते हैं, वो मंत्रमुग्ध तो करते हैं, तो लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वो होगा। तो मैं भी ये सोच रही हूँ होना चाहिए, अगर वो बोल रहे हैं, जैसे वो बोल रहे हैं एफिशिएंसी आएगी, कॉस्ट रिडक्शन होगा, वो चीता छोड़ के आए हैं सुबह और चीता के एग्जाम्पल लेके बोल रहे हैं कि लॉजिस्टिक का भी, मतलब गाड़ियों का भी स्पीड अप होगा। देखते हैं, अगर होता है तो हमारे लिए, सबके लिए अच्छा है। मैं यही उम्मीद करूँगी जी पेपर्स तक ही ना रह जाए, तो ये प्रॉपर ग्राउंड लेवल तक, मतलब हाई लेवल तक तो होगा, समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ग्राउंड लेवल तक होगा, वो मुझे चाहिए कि हाँ आप हर ट्रांसपोर्टर्स तो खुशी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, उन्होंने फिर से यहाँ पे फ्यूल की बात तो नहीं की। इनफैक्ट ये मेरा अगला सवाल ही था कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स या फैक्टर्स हैं
जो आपको लगता है कि पॉलिसी में इंक्लूड होने चाहिए? डेफिनेटली उन्होंने फ्यूल का कोई बात ही नहीं किया। गाड़ियों की जो कीमतें, अभी जो गाड़ियाँ अब BS6, कल को अब BS8 12 20 भी लाओगे, लेकिन एक कंपनीज के लिए अपने नॉर्म्स और कंडीशंस रखे हैं कि आप BS4 लाओगे तो इस कॉस्ट तक ही लाना, इससे ऊपर इसका कॉस्ट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनकी गाड़ियाँ इतनी कॉस्टली हैं, गाड़ी चलती है, खाली नहीं होती है। एक हम लोग की भी गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर्स परेशान हो जाते हैं, खाने पीने का रहने का तो अरेंजमेंट होता ही नहीं है। वेयर हाउस में गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है, एक मिनिमम चार्ज आपको डिटेंशन का देते हैं, लेकिन अगर गाड़ी लेट होती है एक बड़ा सा अमाउंट ऑफ LD काटते हैं। तो ये सब चीज़ें आप इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, आप स्पीड बढ़ाओगे, ग्रीन वेज बन रहे हैं, टोल फ्री बन रहे हैं, आई अग्री विथ एवरीथिंग। स्टिल फ्यूल के लिए, कॉस्ट के लिए, पेपर के लिए, गाड़ी के जो ड्राइवर्स हैं, तो मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने भी ये पॉइंट रखा है गिरीश जी कि डेफिनेटली सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, हर 50 किलोमीटर के बाद गाड़ी रुकती है। मैंने ये आपका ही सुना है, मुझे बहुत अच्छा, मैं जब आप जो पॉइंट रख रहे थे मैं उससे रिलेट कर पा रही थी कि गिरीश जी मतलब कितना लेवल तक इसमें इन्वॉल्व हैं। और दूसरा चीज़ आपने भी ये पॉइंट उठाया है कि लोडिंग अनलोडिंग के लिए गाड़ियाँ फंस जा रही हैं, और अगर कोई 15-20 लाख की गाड़ी ले रहा है, हो सकता है उसने घर से लगाए हैं, हो सकता है उसने लोन पे लिया है, लोन का भी एक इंटरेस्ट पे कर रहा है, ड्राइवर का भी सैलरी पे करना है, डेफिनेटली उसके पीछे उसके वर्कर्स भी हैं, उनको भी उन्होंने पे करना है, फिर गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मीटर चालू है आपका, वो मीटर चालू रहता है। गाड़ी आपकी खड़ी है, आपको मिनिमम चार्जेस मिलेंगे। आपका खड़ी गाड़ी का, जो मेरी गाड़ियाँ हैं, मैं बोल सकती हूँ कि खड़ी गाड़ी का पर डे का 8 to 10,000 आपका खड़ी गाड़ी का खर्चा है, और आपको मिलता कितना है डिटेंशन? 800-900। दिस इज टू लो। अब कैसे आप सर्वाइव करोगे? तो ये सब चीज़ें कुछ मतलब ऐसी मैं मेन 2-4 पॉइंट बोले, लेकिन बहुत पॉइंट्स है जो कहीं पे भी पॉलिसी में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। हर जी, ई-वे बिल के आने के बाद ट्रक्स पे काफ़ी रेगुलेशंस हैं कि उन्हें एक दिन में इतना किलोमीटर कवर करना ही होगा। क्या आपको लगता है इसी तरीके से कस्टमर्स पर भी एक टाइम बाउंड पीरियड हो जिसके अंदर उन्हें ट्रक को लोड या अनलोड करना ही चाहिए? क्या ऐसा सिस्टम इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होगा? डेफिनेटली दैट विल हेल्प। अगर उस टाइम में अगर बाई चांस कोई उन जहाँ पे गाड़ी लोड होनी है, जहाँ अनलोड होनी है, अगर उनके वहाँ पे कोई इश्यूज है, तो जो हमारा पर डे का खर्चा है उनको उतना फिक्स तो करना चाहिए कि भाई आप एक गाड़ी को अगर रोक रहे हो, एक डेफिनेटली ड्राइवर की भी तो प्रॉब्लम होती है, उनको भी जाना होता है, उनको भी लगता है कि हम लोग जाएँ, वो वहाँ पे मच्छर में बैठे रहते हैं, ना रहने की जगह है, ना आप उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करें, और नए रूल बनाते हो। मैंने बाइक में देखा है कि हेलमेट लगा के बाइक चलाना है, मैंने कार में किसी को वो हेलमेट लगाते हुए कार में हेलमेट लगा के, रेदर देन रेस गाड़ियाँ। मैं नॉर्मली रेगुलर गाड़ी से ऑफिस में आती हूँ, लेकिन मैं तो कभी हेलमेट लगा के गाड़ी नहीं चलाती। लेकिन जब ड्राइवर को पकड़ना होता है, पुलिस बोलती है तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? तो मतलब ये सब। और जब गाड़ियाँ खाली होने के लिए भी जाती हैं तो वो भी बोलते हैं कि आपका ड्राइवर का जी हेलमेट नहीं है, हेलमेट का पैसे पे कीजिए। हम लोग हेलमेट खरीद के अपनी गाड़ियों में रख देते हैं, लेकिन आप मुझे बताइएगा यूज़ कहाँ पे होगा? लेकिन वो ड्राइवर से ज़बरदस्ती कि हम अपना ज़बरदस्ती एक हेलमेट पहना के उसका 200 रुपया 5 मिनट के लिए ले लेते हैं, तो ये समझ के बाहर है मेरे। वेयर हाउस में उनको गाड़ी लगा के बाहर आ जाना है, अपनी गाड़ी अपनी खाली करनी है, उसका वहाँ पे हेलमेट का काम क्या है? ऊपर से पत्थर पड़ रहे हैं क्या, और मुझे पता नहीं। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप ड्राइवर्स के साथ अगर 10 मिनट बैठोगे, कुछ समझ में आएगा वो कैसा बिहेव करते हैं। ड्राइवर और कुत्ते में कोई फ़र्क ही नहीं है उनके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब समझ के बाहर है। क्या आपके कंपनी में ड्राइवर्स की शॉर्टेज है? नहीं, यहाँ पे हम लोग बहुत लकी हैं, हमारे ड्राइवर की कभी भी शॉर्टेज नहीं रही। ड्यूरिंग कोविड भी हमारी 100% गाड़ियाँ चल रही थी। हमारे ड्राइवर्स बिना डरे, बिना घबराए, हाँ प्रिकॉशंस के साथ उन्होंने गाड़ियाँ चलाई हैं। और हमारे मतलब जो ड्राइवर्स हैं बहुत पुराने भी हैं, नए ड्राइवर्स भी हैं, सब मतलब रेडी रहते हैं। आप ऑर्डर कीजिए, दे आर रेडी टू सर्व। एंड आई थिंक इसका
मेन कारण यही होगा कि मैनेजमेंट जो है वो ड्राइवर्स का काफ़ी अच्छा ख्याल रखती है, राइट? डेफिनेटली हम लोग का जो मैनेजमेंट का है, जो ड्राइवर्स को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, हम ESI PF हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ काफ़ी सालों से। और रास्ते में कुछ होता है, अगर ड्राइवर को बीमार भी होता है, हम लोग पूरा खर्चा उठाते हैं। अगर वो छुट्टी पे भी बीमार कंडीशन में जाता है, डेफिनेटली हम लोग उसकी सैलरी तो भेजते ही भेजते हैं, उसका मेडिकल पूरा खर्चा उठाते हैं। ड्राइवर्स के घरों में शादियाँ होती हैं तो सर की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट और स्पेशल शगुन जाता है, और हमारे लिए कंपलसरी रहता है कोई एक मेंबर उस शादी में ज़रूर जाएगा। हम शादियों में जाते हैं, अटेंड करते हैं, तो डील रहता है। ड्राइवर्स आते हैं और वो जब भी मतलब गैराज में गाड़ियाँ अपनी सर्विस के लिए आती हैं, वो सुबह आते ही डेफिनेटली वो ऊपर आएंगी, आपसे मिलेंगी, आपके साथ अड्डा करेंगी, चाय पियेंगी। हाँ, जिसको चाय पीनी है चाय, कॉफ़ी, चाय, नाश्ता सब चलता है। मतलब हम लोग, ये होता है कि हम लोग यहाँ से गाड़ी चलवा रहे हैं, वो वहाँ पे चला रहे हैं, तो वहाँ पे आपका वो टर्म्स एंड मतलब अच्छा एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि हमारे ड्राइवर्स के साथ सबका है। और हाँ, हमारे इवन जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं, मैनेजमेंट है, उनको भी पुराने ड्राइवर्स के नाम याद हैं। उनके पास ड्राइवर्स के पास सर का नंबर है, मेरा नंबर हर NCS की गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है। मेरे कोई नया ड्राइवर आया है, वो बोल नहीं सकता है कि वो मेरे पास मैडम का एक्सेस नहीं है, मेरे पास मैडम का नंबर नहीं है। उनको गाड़ी में चढ़ने से पहले दिखा दिया जाता है कि वो नंबर मैडम का है, तो हर गाड़ी के ऊपर नंबर लिखा हुआ है मेरा। हर्जी, हाउ मच हैज IT हेल्प द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ऑन द होल, एंड साथ ही साथ नॉर्दर्न कार्गो सर्विस इसे कैसे अडॉप्ट कर रहा है, और आप अपने स्टाफ को कैसे तैयार कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए या सीखने के लिए? देखिए, IT में मैं बोल सकती हूँ GPS डेफिनेटली आपको समझ में आता है, आपकी एग्जैक्ट गाड़ी कहाँ पे है, आप अपनी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो। डेफिनेटली डिजिटलाइजेशन से फ़र्क तो पड़ रहा है। हम ऑफिस में हम लोग अभी टैली यूज़ कर रहे हैं, ERP यूज़ कर रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स सोच रहे हैं यूज़ करने के लिए। और हमारे जो मतलब सीनियर्स हैं वो इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि IT तो नया नया रिसर्च रोज़ करते हैं, नए सॉफ्टवेयर रोज़ लॉन्च होते हैं, मार्केट वाले आते भी हैं, आपको समझाते हैं। वो लोग अभी ट्रांसपोर्टर्स के लिए शायद अभी पुरानी फीलिंग ही लेके बैठे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स को जाके कुछ भी समझाएंगे और वो लोग समझ जाएंगे, तो ये अभी फंडा चेंज हो गया है। तो अभी ट्रांसपोर्टर्स भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो भी अभी नए नए कोर्सेज कर रहे हैं। हमारी कंपनी प्रमोट करती है कोर्सेज के लिए, मैंने भी अभी 2 कोर्स किए हैं। हाल ही में किया था, पता है हाँ। वो ये किस चीज़ के कोर्सेज थे ये दोनों? एक तो था फॉर वीमेन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप कोर्स था फ्रॉम IIM कैलकाटा, जो मेरी कंपनी ने मतलब मुझे सीखने भेजा था कि और अच्छे से तुम कैसे डील कर सकते हो डिफरेंट लोगों से, और अच्छा कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए। ये मैंने IIM कैलकाटा से किया है। इसका पूरा मतलब हमारी कंपनी में पूरा स्पॉन्सर बाय कंपनी, आप कोई भी कोर्स में जाओ। फिर ये डिजिटल सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ये IIM विशाखापट्टनम से किया है। इसमें जाके मुझे समझ में आया कि डिजिटलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। डेफिनेटली इसमें आपकी गाड़ियों की स्पीड अप होगा, टाइम बचेगा, एफिशिएंसी आएगी। इसीलिए हम लोग अभी खुद पहले कोर्सेज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे हमारे गैप हैं और हमें कहाँ कहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम लोग वी आर वर्किंग ऑन दैट। हर्जी, नॉर्दर्न कार्गो सर्विस के फ्यूचर प्लान्स क्या है, और साथ ही साथ हरिंदर पाल कोर के फ्यूचर प्लान्स क्या है? हमारी कंपनी के डेफिनेटली हम लोग PM गति शक्ति और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बाद मतलब हम लोग तो डेफिनेटली मोटिवेटेड तो फील कर रहे हैं कि PM मोदी जी आके इस चीज़ के ऊपर खुद से बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो होने वाला है। कितना होगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ तो होगा। और हम लोग ट्रांसपोर्टर इतने सालों से तो इतना इग्नोर हम लोग को किया गया है, कोई थोड़ा सा कभी आके उंगली भी पकड़ रहा है हम लोग मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि वो हम लोग को पहले बताया तो ट्रांसपोर्टर है, ओके मतलब ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इन लोग को बात करनी आती नहीं है, तो वहाँ पे आके मोदी जी अगर रास्ता दिखा रहे हैं तो हम लोग को पॉजिटिविटी तो फील हो ही रही है। डेफिनेटली अगर ये पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अगर ये होता है, हम लोग भी होपफुल फील कर रहे हैं। हम लोग भी डेफिनेटली गाड़ियाँ हमारी मोर देन 500 हैं, हम लोग भी 5000 करने में पीछे नहीं रहेंगे, काम भी बढ़ाएंगे। और यही मेरा फ्यूचर गोल
डेफिनेटली मेरा यही रहेगा कि अपने काम में एक्सेल हो के अपने कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना, उनकी जो लास्ट माइल डिलीवरी है टाइम पे सेफ्टी से मोर देन टाइम से पहले पहुंच जाए। और जो मोदी जी ने अनाउंस किया था कि डेफिनेटली हम लोग ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे आपके ड्राइवर्स रात सुबह घर से, जैसे मैं सुबह घर से आती हूँ शाम को घर जाती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे ड्राइवर्स भी सुबह आए हैं रात को घर चले जाएं, क्योंकि वो 6-6, 8-8 महीने घर नहीं जा पाते, रोड्स पे रहते हैं। तो देखते हैं। हर जी, विदाउट डाउट आई वुड से कि रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो आपकी जर्नी रही है वो बहुत ही रिमार्केबल रही है। द ग्राफ हैज़ बीन वेरी गुड। लेकिन आज भी कई ऐसी औरतें हैं जो हेसिटेंट है रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए। उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या मैसेज होगा? हाँ देखिए अंग्रेजी जी, मैं एक लड़की हूँ और मैं आज लॉजिस्टिक में हूँ, कल कहीं पे भी जा सकती हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं लड़कों से बहुत अच्छा कर सकती हूँ, जब मैं लड़कों से ज़्यादा करके दिखाऊंगी। मेरे को इतना पता है कि लड़कियों की अपनी पावर है, विमेन पावर है, और लड़कों के अपने पावर है। आप अगर लड़कों की पावर की रिस्पेक्ट करोगे डेफिनेटली वो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जब आज लड़के बड़े बड़े शेफ़ बन के कड़छियाँ घुमा सकते हैं और हम भी बड़े स्मार्टली बड़े ध्यान से उनके संडे बैठ के उनके शो देखते हैं, लड़कियाँ होके लड़कों से रेसिपी लेके नोट करके कुकिंग करते हैं, तो हम लोग क्यों स्टीयरिंग नहीं संभाल सकते? वो कड़छी पकड़ने में शर्म नहीं कर रहे तो हम स्टीयरिंग पकड़ने में शर्म क्यों करें? एंड हैव यू ड्रिवन अ ट्रक हर जी? मैं ट्रक में बैठती हूँ, ड्राइवर को बोलती हूँ तुम स्टार्ट कर, मैं स्टीयरिंग तो घुमाती हूँ। हाँ मुझे अच्छा लगता है। अगर स्टीयरिंग नहीं घुमाती मैं ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पे बैठ के तो जर्नी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। काफी जर्नीज की आपने? हाँ मैंने किया, अच्छा लगता है मुझे। कोई फ्यूचर में आपके प्लान्स ऐसे रोड ट्रिप के लिए? हम लोग अभी नेक्स्ट वीक ही हम लोग जा रहे हैं कैलकाटा टू हैदराबाद बाया पटना। अभी पटना में होके जाएंगे, रास्तों में देखने जा रहे हैं जो गडकरी की जी नीति है, जो कि नए रोड बन रहे हैं, हम लोग देखते हैं। मैं भी अपना अलग से देख के आई हूँ, लेकिन मैं ड्राइवर की आंखों से देखने जा रही हूँ, उनकी एक्चुअल और प्रॉब्लम समझने जा रही हूँ कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे और इश्यूज हैं। ये अभी हम लोग नेक्स्ट वीक जाएंगे कैलकाटा टू हैदराबाद रोड ट्रिप करने के लिए। Well friends, while that was our interaction with Harinder Pal Kaur, but Gadkari ji, you may be interested in the report card being submitted by Harinder from the eyes and perspective of a transporter as well as a truck driver. We shall be covering Harinder's journey, her interactions on the highways and her experiences in Trans India once she is back from a trip. But it is a delight to see women in key positions in the road transport industry, and it is also heartening to see the confidence being bestowed upon them by the seniors, be it their family members or the directors of the company. Trans India will continue highlighting the journey of such women in the road transport industry and hope that many more will be encouraged to be part of this vast and diverse industry. हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे अगले हफ्ते एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, और याद से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Until next week, stay safe. Jai Hind. Good morning.